हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हीं में से एक है हमारे सर रतन टाटा। तो आज हम बात करेंगे सर रतन टाटा के बारे में। टाटा सन्स की शुरुआत कैसे हुई और आज टाटा ग्रुप का क्या लेवल है, इन सब पर आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सर रतन टाटा क्यों बुला रही हूँ, ये सर का टाइटल उन्हें कहाँ से मिला। ये जो सर का टाइटल है ये उन्हें यूके ने दिया, जिसका मतलब है ऑनररी नाइट। रतन टाटा वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट जेनरस एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है। अब ये जान लेते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। मुंबई के 26/11 अटैक के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये अटैक जहाँ पे हुआ था वो होटल टाटा का ही था, जिसको आप लोग ताज महल पैलेस जो कि मुंबई में है इस नाम से जानते हैं। जब ये 26/11 का अटैक हुआ तो टाटास ने उस होटल में उस टाइम जिन भी लोगों की मौत हुई थी उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दिया। और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं था, ये अमाउंट था 50 से 80 लाख के बीच में। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जिन भी लोगों को इनसे सफर करना पड़ा उनकी फैमिली को लाइफ टाइम सैलरी दी गई। उनके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा भी टाटास ने खुद उठाया और साथ ही साथ सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी टाटास ने उठाए। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो कि होटल के अंदर मौजूद थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो कि होटल के आसपास मौजूद थे। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ होटल के अंदर के नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी सेम तरीके से ट्रीट किया। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि ये जो सब भी कॉम्पनसेशन था ये सब उन्होंने 20 दिन में पूरा किया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उसने भी कुछ प्रोमिसेस किए थे कि जो भी लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें 20 साल लगे और टाटास ने ये काम सिर्फ 20 दिन में कर दिया था। 2020 में कोविड के टाइम जब हर दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी तो टाटा ग्रुप की एक भी कंपनी ने एक सिंगल एम्प्लॉय फायर नहीं किया। इनफैक्ट दूसरी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी उस पे रतन टाटा जी कहते हैं कि इज दैट योर डेफिनेशन ऑफ एथिक्स? ले ऑफ ड्यूरिंग पेंडेमिक शोज इंडियाज लैक ऑफ एम्पैथी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये एम्प्लॉयज वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनीज के लिए अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और आप बुरा वक्त आने पे इनको निकाल दोगे। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे रतन टाटा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस नेचर के हैं सर रतन टाटा। अब आपको एक फैक्ट जानकर बहुत हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप इकलौता ऐसा ग्रुप है जो अपने प्रॉफिट का 66% डोनेट करता है। यस, यू हर्ड इट राइट, 66% डोनेट करता है। क्या आपने कोई और ऐसी कंपनी देखी है जो अपने प्रॉफिट का इतना परसेंटेज डोनेट करता हो? टाटा सन्स ने अब तक टोटल 102 बिलियन डॉलर डोनेट किए हैं। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट सम्स अप टू 7.7 लाख करोड़। ये जो अमाउंट है ना, अगर आप वर्ल्ड के सारे स्टार्टअप्स का रिवेन्यू भी ऐड कर लेंगे तो भी मिलाकर इतना नहीं हो सकता। सिर्फ यही रीजन है कि इनको वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। और टाटा सन्स 2022 तक वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेटर भी रहे। अगर आप टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो टाटा एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो इन नंबर टोटल 30 है, जो कि 10 वर्टिकल्स पे काम करती है और उनमें से 29 कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसका टोटल अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 314 बिलियन डॉलर्स। इसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे सो दैट सम्स अप टू 23.4 ट्रिलियन रुपीस। ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और इस फिगर को लिखेंगे तो शायद ही आप पहली बार में इस पूरे फिगर को सही से लिख पाएंगे। टाटा ग्रुप की अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब कि TCS की बात करें तो उसका मार्केट कैप एक तरफ है और पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सब कुछ एक तरफ है। सिर्फ TCS ही इतना बड़ा पिलर है टाटा ग्रुप का। इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं और इंडिया में IRCTC के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टाटास
सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि वो बिजनेस नहीं करते, जो कि है अल्कोहल या कोई भी ऐसा बिजनेस एरिया जो कि नशे से रिलेटेड है, क्योंकि टाटाज कभी भी नशे वाली चीज को प्रमोट नहीं करते। बाकी आपको ऐसा कोई भी एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पर टाटा की प्रेजेंस ना हो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि टाटा हमेशा अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचता है। टाटा की ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्रोमा स्टोर को समझते हैं। अगर आप कभी क्रोमा स्टोर पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट टाटा मैन्युफैक्चर्ड ही हो। वहाँ पे आपको दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो कि टाटा सेल कर रहा है। तो टाटा का यहाँ पे मोटिव एक ही है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना, और ऐसा जरूरी नहीं कि वो ये काम सिर्फ अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के थ्रू ही करे। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टाटा की एयरलाइंस का। जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट एयरक्राफ्ट टाटा मैन्युफैक्चर्ड हो, उसके काफी प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी से भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी टाटा की अपनी एयरलाइंस है, जैसे कि विस्तारा और एयर इंडिया। टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है और इनकी कंपनीज का इतना ज्यादा रिवेन्यू है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स भी काफी ज्यादा पे करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर 2021 की बात करें तो टाटा ग्रुप अकेला 4% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ टैक्स पे करता है। रतन टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स बढ़ा, प्रॉफिट की बात करें तो वो 50 टाइम्स बढ़ा है। इनकी ये खासियत है कि ये कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसी पे बिजनेस करते हैं। आज की डेट में टाटा ग्रुप की कंपनीज 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टाटाज ने अपना बिजनेस कब शुरू किया और कौन था जिसने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन रखी और टाटा की पहली कंपनी खोली। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। टाटा सन्स का चेयरमैन जो होता है वो ही यूजुअली टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी होता है। 2020 तक टाटा ग्रुप के 7 चेयरमैन रह चुके हैं। फर्स्ट चेयरमैन जमशेदजी टाटा, सेकंड चेयरमैन सर दोराबजी टाटा, थर्ड चेयरमैन नवरोजी सकलतवाला, फोर्थ चेयरमैन JRD टाटा, फिफ्थ चेयरमैन रतन टाटा, सिक्स्थ चेयरमैन साइरस मिस्त्री एंड द सेवेंथ चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। जमशेदजी टाटा अपने टाइम के बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे और ब्रिटिश वाइसरॉय ने उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर सिटी का नाम भी रखा। इतना ही नहीं, जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने तो उन्हें एक टाइटल भी दिया, वन मैन प्लानिंग कमीशन का। जमशेदजी टाटा का जन्म 1839 में गुजरात में हुआ। उनके फादर का नाम नुसरवानजी टाटा और मदर का नाम जीवनबाई टाटा था। नुसरवानजी टाटा की फैमिली कोई अमीर नहीं थी, उनकी फैमिली प्रीस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और नुसरवानजी अपनी फैमिली के सबसे पहले बिजनेसमैन बने जब उन्होंने मुंबई में एक एक्सपोर्ट फर्म खोली। जमशेदजी टाटा के माता पिता ने देखा कि हमारा लड़का पढ़ाई में तेज है, तो उन्होंने जमशेदजी को इंडिया के बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। ये 1800s के टाइम की बात है, ये बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं। और उस टाइम तो एरोप्लेन्स और फोन दोनों की ही फैसिलिटी नहीं थी। 14 साल की उम्र में वो बॉम्बे वापस आए और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज भी काफी प्रेवलेंट थी, इसलिए उनकी शादी भी काफी कम उम्र में हो गई थी। उनकी बीवी का नाम था हीराबाई दब्बू। अपना कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया और जापान, चाइना, यूएसए और यूरोप इन जगहों पर उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली। उस टाइम पर चाइना में ओपियम ट्रेड बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और जो जमशेदजी टाटा के पिता थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी ओपियम ट्रेड ही करे। इसके लिए उन्होंने जमशेदजी टाटा को चाइना भी भेजा। अब जब जमशेदजी टाटा चाइना गए तो उन्होंने देखा कि ओपियम के बिजनेस से ज्यादा पोटेंशियल तो कॉटन प्रोडक्शन के उसमें है। तो उनको ये दिमाग में आइडिया आया और वो इंडिया वापस आए और उन्होंने 1868 में मुंबई में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीदा और लेटर ऑन उसको एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। 2 साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट के लिए उस कॉटन मिल को बेच दिया
और उन्होंने एक नई कॉटन मिल एस्टैब्लिश की नागपुर में, जिसपे कि बॉम्बे के लोग जमशेदजी टाटा से बहुत गुस्सा हुए कि आप बॉम्बे जैसे बड़े शहर को छोड़कर एक छोटे से नागपुर में मिल क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में आप जिस नागपुर को इतना बड़ा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उस टाइम पर नागपुर एक बहुत ही छोटा सा एरिया था। अब जमशेदजी टाटा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नागपुर में उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा था। वहाँ पर बॉम्बे के कंपैरिजन में जमीन सस्ती थी। दूसरा बेनिफिट था कि जो भी बिजनेस के लिए उनको कॉटन के रॉ मटेरियल चाहिए थे वो नागपुर में इजीली अवेलेबल थे। और तीसरा रीजन, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देना बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से वहाँ पर रेलवे सिस्टम डेवलप हुआ। और चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि नागपुर के एरिया में लेबर बहुत ही सस्ती थी और इस काम में लेबर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। और यही रीजन था कि यहाँ पर मिल एस्टैब्लिश करने के बाद जमशेदजी टाटा को बिजनेस में काफी सक्सेस मिली। उनकी लाइफ के 4 गोल्स थे। सबसे पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोलना, दूसरा होटल खोलना, तीसरा गोल था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और चौथा गोल था लर्निंग इंस्टीट्यूशन खोलना। अपने जीते जी वो इसमें से एक गोल को पूरा कर पाए और वो था होटल खोलना, जिसको आज आप ताजमहल होटल के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, जिसमें 26/11 का अटैक भी हुआ था। आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो ताजमहल होटल है ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी थी। जस्ट इमेजिन, आज के टाइम में हमारी सबसे बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटी वो उस टाइम पर होटल में इंट्रोड्यूस की थी टाटाज ने। जमशेदजी टाटा के जीते जी उनके बाकी 3 गोल्स की नींव तो रखी गई थी, लेकिन उनके इन 3 गोल्स को पूरा किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा ने अपने पिता जमशेदजी टाटा के टाटा स्टील के सपने को पूरा किया 1907 में। इसी के साथ उन्होंने टाटा पावर को भी एस्टैब्लिश किया। दोराबजी टाटा के आने से पहले टाटा ग्रुप में 3 कॉटन मिल्स और एक ताज होटल था। अब दोराबजी टाटा के आने के बाद टाटा स्टील इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी बनी। इसी के साथ साथ उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक कंपनीज भी खोली और एक इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश की, जिसका नाम था न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोराबजी टाटा के टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को जरूरत थी स्टील की अपने वेपन्स के लिए और रेलवे ट्रैक्स के लिए। यहाँ पर सामने आए टाटास, जिसने कि ब्रिटिश एम्पायर को स्टील प्रोवाइड करवाया, उनको वेपन्स को बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए। यही रीजन था कि उस टाइम पर यूके में टाटा स्टील एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। दोराबजी टाटा ने टाटा की एक्टिविटीज को संभाला 1928 तक, जिसके बाद 3rd चेयरमैन बने नौरोजी सकलतवाला, जिन्होंने 1932 में ये पोस्ट संभाली। ये वो चेयरमैन है जिनके बारे में लोगों ने बहुत ही कम सुना है, क्योंकि वो काफी कम टाइम के लिए चेयरमैन बने थे। नौरोजी के मामा थे जमशेदजी टाटा। नौरोजी ने 1899 में टाटा ग्रुप को एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था और विद इन 20 इयर्स वो इसी सेम कंपनी के चेयरमैन बन गए। लेकिन 1938 में उनकी सडन डेथ हो गई और वो बस 6 साल ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह सके। अपने टाइम पीरियड पे उन्होंने कोई नई चीज एस्टैब्लिश नहीं की थी। जो चीजें पहले से चलती आ रही थी बस उन्हीं को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। नौरोजी सकलतवाला, जो कि टाटा ग्रुप के 3rd चेयरमैन थे, उनकी डेथ के बाद टेक ओवर किया जहांगीर रतन टाटा ने, जिनको हम लोग जानते हैं JRD टाटा के नाम से। JRD टाटा की मदर इंडिया की पहली ऐसी विमेन थी जिन्होंने गाड़ी चलाई थी। JRD टाटा को फ्लाइट्स उड़ाने का बहुत शौक था और उन्होंने इसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी कि वो इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। और इतना ही नहीं, सेम ईयर में टाटा ग्रुप को इंडिया का पहला एविएशन लाइसेंस मिला। इसलिए JRD टाटा को फादर ऑफ द सिविल एविएशन भी कहा जाता है। JRD टाटा ने इंडिया में अपनी पहली एयरलाइन शुरू की थी, जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। लेकिन 1947 में आजादी मिलने के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स को नेशनलाइज कर रही थी, तब उसमें टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। अब इसके बाद टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। अब JRD टाटा अपनी एयरलाइन से बहुत ज्यादा अटैच थे
और उनको गवर्नमेंट का ये डिसीजन पसंद नहीं आया, जिसके लिए उन्होंने काफी बार स्ट्राइक भी की। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का एक कंपनी में कितना भी स्टेक हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर कंट्री बेनिफिट के लिए उस कंपनी को नेशनलाइज करना पड़े तो गवर्नमेंट वो जरूर करेगी। जे.आर.डी. टाटा बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। उनके एक्सपर्टीज को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इनवाइट किया कि वो आकर एयर इंडिया को लीड करें और इनफैक्ट इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन बने। और जे.आर.डी. टाटा ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी किया। वो एयर इंडिया के चेयरमैन बने और बोर्ड ऑफ इंडियन एयरलाइंस में डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे अंटिल 1978, जिसके बाद एयर इंडिया के एक प्लेन के एक्सीडेंट होने की वजह से उनको पोस्ट से हटाया गया और फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें फिर से उस एयरलाइन के बोर्ड में लिया, लेकिन इस बार नॉट एज अ चेयरमैन बट ओनली एज अ बोर्ड मेंबर। और आपको रिसेंटली पता लगा होगा कि एयर इंडिया अब फिर से टाटा ग्रुप को वापस कर दी गई है, जिसपे रतन टाटा ने ट्वीट किया वेलकम बैक एयर इंडिया और कहा कि अगर आज जे.आर.डी. टाटा हमारे बीच होते तो ही विल बी वेरी प्राउड। और एमिरेट्स एयरलाइन के प्रेसिडेंट टिम क्लार्क ने तो ये भी कहा कि अगर कोई एयर इंडिया को वापस चला सकता है तो वो बस टाटाज है। जे.आर.डी. टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप उसके एसेट्स 100 मिलियन $, से 5 बिलियन $, तक बढ़े। उन्होंने 14 नई कंपनीज खोली, जिनमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन, वोल्टास, एयर इंडिया ये सब इंक्लूडेड थी। और अब टोटल 95 कंपनीज हो चुकी थी टाटा के अंदर। और हाँ, उनको उनके ह्यूमैनिटेरियन कामों की वजह से भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया। जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा ग्रुप के 5वें चेयरमैन बने सर रतन टाटा, जिन्होंने 1991 में चेयरमैनशिप को संभाला। लेकिन ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली ही उनको चेयरमैनशिप की पोजीशन दे दी गई। 1961 में उन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस और लाइमस्टोन को मैनेज करने का काम किया। अपने 30 साल टाटा कंपनी में देने के बाद उनके बिजनेस कैपेबिलिटीज को पहचाना गया और फिर उनको 1991 में चेयरमैन की पोजीशन दी गई। रतन टाटा रियल लाइफ में एक स्किल्ड पायलट भी है और उन्होंने 2007 में इंडिया का पहला F-16 फैल्कन फाइटर जेट उड़ाया था। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 4 बार, जी हाँ 4 बार अपनी लाइफ में शादी के इतने करीब आए कि उनकी ऑलमोस्ट शादी हो ही गई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। 1971 में रतन टाटा को अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नेल्को के नाम से जानते हैं, जो कि उस टाइम फाइनेंशियली सफर कर रही थी। जब रतन टाटा ने बिजनेस संभाला था तब नेल्को का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था, जिसमें सेल्स में 40% का लॉस हुआ था। बाद में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा के सुझाव पर काम करने का डिसीजन लिया और 1972 से 1975 तक नेल्को ने 20% के मार्केट शेयर को टच किया। नेल्को ने रतन टाटा की लीडरशिप में अपने लॉसेस कवर किए। रतन टाटा की चेयरमैनशिप के अंडर इनोवेशन को प्रायोरिटी दी जाती थी और इन्होंने यंगर टैलेंट को बड़े बड़े टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। उनकी लीडरशिप के अंडर ओवरलैपिंग ऑपरेशंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से ग्लोबल लेवल पे हैंडल किया गया। रतन टाटा 21 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस टाइम पर उन्होंने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स तक ग्रो किया और प्रॉफिट 50 टाइम्स तक ग्रो हुआ। उन्होंने अपने टाइम पे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि काफी फॉरेन एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि टाटा टी ने टेटली टी एक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर एक्वायर किया, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया। इससे जो बिजनेस अभी तक इंडिया लेवल पे था वो ग्लोबल लेवल पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ। 65% रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ उन ऑपरेशंस और सेल्स से जो मोर देन 100 कंट्रीज में हो रही थी। टाटा नैनो कार ये भी रतन टाटा के टाइम पर ही आई थी,
लेकिन अपनी पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से ये एक बहुत बड़ा फेलियर रही, क्योंकि इंडिया में कार को एक सोशल सिंबल की तरह देखा जाता है और टाटा ने ये गाड़ी ये बोलकर निकाली थी कि अब इंडिया का गरीब आदमी भी ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसका लॉन्चिंग प्राइस 1 लाख था। अब आप खुद सोचिए कि जिस कंट्री में गाड़ी को सोशल सिंबल माना जाता है, वो ऐसी गाड़ी क्यों खरीदेगा जिससे कि उसको ये लगे कि ये गाड़ी तो एक गरीब की है। बस यही रीजन था टाटा नैनो के फेलियर का। अपनी चेयरमैनशिप के दौरान उन्होंने कोई नई कंपनी तो शुरू नहीं की, लेकिन अपने बिजनेस को इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया। इनऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि रतन टाटा ने काफी बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और साथ ही साथ उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया। 25 अप्रॉक्सीमेटली ऐसे स्टार्टअप्स थे जिसमें कि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, जिसमें से कि पेटीएम, ओला, लेंसकार्ट, इसके अलावा और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। रतन टाटा को उनके करियर में 4 बड़े अवार्ड से ऑनर किया गया। सबसे पहला अवार्ड था पद्म भूषण, जो उन्हें सन 2000 में मिला था। मैं आपको बता दूं कि पद्म भूषण इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उसके बाद 2006 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण से ऑनर किया गया। तीसरा अवार्ड था पद्म विभूषण, जो कि उन्हें सन 2008 में दिया गया। पद्म विभूषण इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। वहीं 2021 में उन्हें आसाम वैभव अवार्ड दिया गया। ये सब अवार्ड्स जो हैं, ये सब तो नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको न्यूमरस अवार्ड्स दिए गए हैं। सर रतन टाटा के बाद चेयरमैनशिप संभाली साइरस मिस्त्री ने। मिड 2012 में टाटा ग्रुप के सिलेक्शन पैनल ने डिसाइड किया कि वो साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाएंगे, और दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री को उनकी चेयरमैनशिप दे दी गई। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन मेकिंग जैसे रीजन की वजह से अक्टूबर 2016 में उनको चेयरमैनशिप की पोजीशन से हटाया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। और यहाँ पर सामने आए हमारे सर रतन टाटा, जिन्होंने सर्व किया एज एन इंटरिम चेयरमैनशिप अगेन। फेब 2017 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया गया। इसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का 7th चेयरमैन बनाया गया, एंड एज ऑफ 2022 नटराजन चंद्रशेखरन ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रतन टाटा एंड द टाटा ग्रुप। एंड यस, इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. Keep supporting me and watch my videos.